हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज के इस लेक्चर में हम सीएसएस कंसेप्ट एंड वेज टू अप्लाई सीएसएस इन एचटीएमएल को समझने वाले हैं। मीन्स सीएसएस के बेसिक्स को समझेंगे और किन किन तरीक़ों से हम सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल में, ये जानेंगे। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं कि स्टैटिक वेब पेजेस क्या होते हैं और डायनेमिक वेब पेजेस क्या होते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टैटिक वेब पेज, जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है स्थिर। मीन्स ऐसी चीज़ें जो चेंज ना हो रही हो उन्हें हम स्टैटिक की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्टैटिक वेब पेजेस ऐसे वेब पेजेस होते हैं, स्टैटिक वेब पेजेस ऐसे वेब पेजेस होते हैं जिनके कंटेंट क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। कंटेंट रिमेन्स सिमिलर, सेम। कंटेंट क्या होते हैं, सेम रहते हैं। मीन्स कोई भी यूज़र जब भी उसको ओपन करेगा तो उसको सेम कंटेंट ही शो होगा हर बार। जैसे मैंने ओपन किया कोई साइट तो मुझे जो वेब पेज पे शो हो रहा है कंटेंट, वही जब आप ओपन करेंगे तो आपको भी वही सेम शो होगा। ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते हैं। स्टैटिक वेब पेजेस ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते हैं और इनको क्रिएट करने के लिए हम बेसिक HTML के थ्रू ही क्रिएट कर सकते हैं। बेसिक HTML के थ्रू हम स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डायनेमिक वेब पेजेस की, तो डायनेमिक वर्ड डिफाइन ही करता है चेंज को। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब भी कोई भी यूज़र ओपन करेगा तो कंटेंट चेंज मिलेगा। मीन्स मैंने ओपन किया तो मुझे कुछ और कंटेंट दिख रहा है, आप ओपन करने जाएंगे तो आपको कुछ और कंटेंट दिखेगा वहाँ पे। पेजेस जो हैं ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। डेटा सेंटर्स के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू पेजेस के जो कंटेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहते हैं। ठीक, और क्या चीज़ें हैं। अब इसको क्रिएट करने के लिए हम सिंपल HTML के थ्रू इसे क्रिएट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे HTML का यूज़ करेंगे हम, CSS, जावा, इन सारे लैंग्वेजेस को कंबाइन करके हम डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अब एग्जांपल अगर हम देखें तो स्टैटिक में जैसे कोई भी आपके स्कूल या यूनिवर्सिटी की साइट, जो होती है वो एक नॉर्मली स्टैटिक ही वेब पेज होती है। आप ओपन करेंगे तो ही वो कंटेंट दिख रहा है, कोई और यूज़र ओपन कर रहा है तो भी वही कंटेंट दिख रहा है। ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होते हैं, उनको अपडेट करना पड़ता है और नॉर्मली HTML CSS के थ्रू डिज़ाइन कर लिए जाते हैं, बन जाते हैं। वहीं हम अगर डायनेमिक वेब पेज की बात करें तो जैसे हमारा हो गया अमेज़ॉन का वेब पेज या इंस्टा का वेब पेज, तो ये सारे वेब पेजेस मैं ओपन करूँगा तो मुझे कुछ और कंटेंट शो होंगे, आप ओपन करेंगे तो कंटेंट कुछ और शो होंगे, कोई और यूज़र ओपन करेगा तो उसे कंटेंट कुछ और शो होंगे। जितनी बार भी आप उसे ओपन करेंगे उतनी बार कंटेंट चेंज होते रहते हैं, इसीलिए क्या नाम है, डायनेमिक नाम है। पेजेस ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं, डेटा सेंटर्स के थ्रू पेजेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। और इसको क्रिएट करने के लिए हमें कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंग्वेजेस का यूज़ करना पड़ता है। तो बेसिकली हम डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए डायनेमिक HTML, जिसे हम DHTML भी कहते हैं, का यूज़ करते हैं। ये कोई सिंगल लैंग्वेज नहीं है, ये कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंग्वेजेस हैं। जैसे कि HTML, CSS प्लस जावा
डेटा ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये सारी चीज़ें। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आप सिंपली समझ सकते हैं, ब्राउज़र के स्ट्रक्चर और मॉडल को ही हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम कंबाइन करके कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो हम डायनेमिक वेब पेज बना रहे होते हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं हम CSS पे। अब आते हैं CSS पे। CSS होता क्या है? CSS क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बहुत सारे लोग इसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। CSS इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। स्टाइल शीट लैंग्वेज है मीन्स एक सपोर्टिव लैंग्वेज है। एक सपोर्टिव लैंग्वेज है जो कि HTML को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML के एलिमेंट्स किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, HTML के एलिमेंट्स जो हैं किस तरीके से डिस्प्ले होंगे, ये हम डिज़ाइन करते हैं किसके थ्रू? CSS के थ्रू। CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। समझ में आ गया? तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिससे हम HTML की एलिमेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं कि वो किस तरीके से वेब पेज पे शो होंगे। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम वेज टू अप्लाई CSS। CSS को अप्लाई करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं जिससे कि हम CSS को अपने HTML में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला, इनलाइन। दूसरा, इंटरनल। और तीसरा, एक्सटर्नल। एकदम इजी और सिंपल है, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब भी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी HTML डिज़ाइन करना है बहुत ही लो लेवल पे, मीन्स बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करनी है, बहुत बड़ा नहीं है वो HTML डॉक्यूमेंट, तो हम इनलाइन का यूज़ कर लेते हैं। एकदम सिंपल और एकदम लो लेवल डिज़ाइनिंग के लिए इनलाइन का यूज़ कर लेते हैं। इनलाइन में क्या होता है, टैग के ही अंदर इनसाइड अ लाइन हम उस एलिमेंट को डिज़ाइन करते हैं, उस एलिमेंट को स्टाइलिंग करते हैं। अब जैसे अगर मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊं, एक सिंपल प्रोग्राम बना लेते हैं। HTML टाइटल, और फिर टाइटल को क्लोज करेंगे और यहाँ पे हेड को क्लोज कर देंगे। अब बॉडी टैग ओपन करेंगे। अब बॉडी टैग में मैं ले रहा हूँ H1, जो कि मुझे चेंज करना है, उसको डिज़ाइन करना है। मैंने H1 लिया। H1 में ही हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट का H1 टैग के ही अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमें स्टाइलिंग करनी है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे।
इन्वर्टेड कॉमा में कलर। ठीक, अब मान लीजिए मुझे रेड कलर का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ रेड लिखूँगा और फिर सेमीकोलन से उसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे। ये इधर आएगा नहीं, इस प्रॉपर्टी को मैं नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इधर स्पेस थोड़ा कम है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब यहाँ पे मेरी स्टाइलिंग हो गई ख़त्म, फिर सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक, उसके बाद टैग को यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी हमें H1 में लिखना है। जैसे मुझे लिखना है मान लो वेलकम टू द पेज, ये मैंने लिखा और यहाँ मैं H1 को क्लोज कर दूंगा। ये इतने से मेरी स्टाइलिंग हो गई कंप्लीट, एकदम सिंपल और एकदम लो लेवल। ठीक, अब इसमें क्या होगा, जो भी H1 है उसकी स्टाइल हो जाएगी, मीन्स कलर रेड हो जाएगा और उसका टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा सेंटर में। बस सिंपली मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे मैं बॉडी क्लोज कर दूंगा और HTML क्लोज, कंप्लीट हो गया। मीन्स एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया, जिसमें एक हेडिंग आएगी, उस हेडिंग का कलर होगा रेड और अलाइनमेंट होगा सेंटर में, यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू माय पेज। तो ये एकदम सिंपल और लो लेवल स्टाइलिंग। अब अगर इससे थोड़ा सा लेवल अप करना है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट बड़ा है, थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे इंटरनल का। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में एक स्टाइल टैग को हम क्रिएट करते हैं। स्टाइल टैग इज क्रिएटेड and all the formattings are written inside style tag। तो इंटरनल में हम सिंपली एक टैग क्रिएट करेंगे स्टाइल नाम का, और उसमें हम सेलेक्टर चूज़ करेंगे। सेलेक्टर मीन्स जिस भी एलिमेंट को हमें डिज़ाइन करना है उसको चूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे, वैल्यू मेंशन करेंगे और फिर उसको क्लोज कर देंगे सिंपली। और ये स्टाइल टैग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये स्टाइल टैग हमेशा हेड के अंडर आएगा, हेड टैग के ही अंडर आएगा ये स्टाइल टैग। अब जैसे एक सिंपल प्रोग्राम से इसको भी समझ लेते हैं। देखो इसका सिंटेक्स क्या होगा। सिंटेक्स अगर हम देखें, सिंपली एक स्टाइल टैग क्रिएट किए, यहाँ पे हम सेलेक्टर चूज करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के इनसाइड हम प्रॉपर्टी चूज करेंगे, किस प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है, और फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड करेंगे कोलन के बाद, और फिर यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये सिंपल एक सिंटेक्स है हमारा इंटरनल का। अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। सिंपल, HTML लिखा मैंने, फिर मैं हेड टैग ओपन करूँगा। हेड टैग में मुझे टाइटल देना है तो मैं दूंगा, नहीं देना है तो नहीं दूंगा।
फिर हेड टैग के ही अंदर मैंने एक स्टाइल टैग क्रिएट कर लिया। स्टाइल टैग मैंने क्रिएट किया। अब मुझे सेलेक्टर लेना है, ध्यान से इधर सेलेक्टर मीन्स जो एलिमेंट हमें डिज़ाइन करना है। मुझे H1 को सेलेक्टर लेना है, मुझे अपने H1 को डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे H1 ले लूँगा। ठीक, मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे H1 का कलर ग्रीन देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कलर लिखूँगा। प्रॉपर्टी मैंने ऐड कर दी। मैंने H1 सेलेक्टर लिया, मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी कि किस प्रॉपर्टी को हमें क्या करना है, चेंज करना है। इसको हम सेलेक्टर कहते हैं, इसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं। ये सेलेक्टर है, ये डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें किस तरीके से चेंज करनी है। अब हम कोलन लगाएंगे, ग्रीन लिख दिया मैंने। मुझे H1 ग्रीन कलर में चाहिए, मैंने ग्रीन लिख दिया। अब फिर सेमी कोलन से इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन करना है मुझे। टेक्स्ट अलाइन में मैंने सेंटर लिख दिया, सेमी कोलन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये मेरी हो गई एक प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज, किसकी चेंज हुई, सेलेक्टर कौन था यहाँ, H1 की डिज़ाइनिंग यहाँ पे हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिंपली स्टाइल टैग को क्लोज कर दूँगा। उसके बाद बॉडी टैग ओपन करेंगे। बॉडी टैग ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम H1 में हमें क्या लिखना है ये डिफाइन कर देंगे। मैंने लिखा वेलकम टू द पेज। उसके बाद मैंने H1 को कर दिया क्लोज। फिर मैंने बॉडी टैग को कर दिया क्लोज और फिर HTML को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे इंटरनल से हमारी स्टाइलिंग हो गई कंप्लीट। हमने इंटरनल से कैसे स्टाइल किया, अब यहाँ पे आप डेफिनेशन में पढ़िए। एक स्टाइल क्रिएट किया मैंने, एक स्टाइल टैग को मैंने क्रिएट किया और स्टाइल टैग के ही अंदर सारी फॉर्मेटिंग्स को मैंने लिख दिया। सेलेक्टर चूज़ किया, जो भी सेलेक्टर मीन्स जिस भी एलिमेंट को हमें डिज़ाइन करना है, हमें यहाँ H1 को डिज़ाइन करना था, H1 को मैंने सेलेक्टर ले लिया। फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखी, कॉलन लगाया, जो भी चेंज करनी है प्रॉपर्टी में उसकी वैल्यू लिखी मैंने। फिर मैंने सेमी कॉलन से उसको सेपरेट किया और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी, फिर कॉलन लगाया और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की वैल्यू डाली और फिर कर्ली ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। और ये चेंज करने के बाद, ये डिज़ाइनिंग यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद मैं स्टाइल टैग को कर दूंगा क्लोज। और फिर यहाँ पे एक चीज़ हो गई है मिस, स्टाइल टैग क्लोज करने के बाद यहाँ आप बीच में हेड टैग भी क्लोज करेंगे। अब मैंने हेड टैग को क्लोज किया और फिर बॉडी टैग मैंने ओपन किया और बॉडी टैग में मैंने H1 को डिफाइन किया कि H1 में लिखना क्या है और फिर बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद HTML क्लोज कर लिया। इंटरनल से मेरी HTML की डिज़ाइनिंग हो गई कंप्लीट। समझ गए, सिंपल था एकदम। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हमें और एडवांस लेवल पे डिज़ाइनिंग करनी है। CSS को और एडवांस लेवल पे लेकर के जाना है और बड़े डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा ब्रॉडली डिज़ाइन करना है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल का यूज़ करेंगे। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल में होता क्या है, एक हम .css एक्सटेंशन से एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे
उस फाइल में हम सारी डिज़ाइनिंग अलग से लिखेंगे और उसको अपने HTML के डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देंगे। बस सिंपल है। एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट होगी, एन एक्सटर्नल फाइल CSS फाइल will be created .css एक्सटेंशन देंगे containing all the formatting. And linked to the HTML file. बस यही करना है। मीन्स पहले हम HTML का अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद हमें जो डिज़ाइन करना है HTML में, जिस भी चीज़ों को डिज़ाइन करना, जिस भी एलिमेंट को हमें चेंज करना है, उसको उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके चेंज कर जो भी फॉर्मेटिंग है उसको हम एक अलग से फाइल में क्रिएट करेंगे और उस फाइल को हम .css से सेव कर देंगे। फिर हम उस फाइल को लिंक कर देंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट से। लिंक कैसे करते हैं? लिंक करने का तरीका होता है, हम लिखते हैं लिंक, उसके बाद हम रिलेशन डिफाइन करते हैं। REL का मतलब होता है रिलेशन डिफाइन करना। REL एट्रीब्यूट रिलेशन को डिफाइन करता है। रिलेशन क्या है? एक स्टाइल शीट। ठीक, उसके बाद हम href का यूज़ करेंगे। href क्या बताता है? href जो है हाइपर टेक्स्ट रिफरेंस को बताता है। मीन्स हम इसका रिफरेंस ले कहाँ से रहे हैं, ये फाइल आ कहाँ से रही है। उसमें हम फाइल के पाथ को डिफाइन कर देंगे style.css, फिर इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे और एंगल ब्रैकेट लगा देंगे। बस ये हमारा हो गया तरीका एक्सटर्नल को लिंक करने का। एक पूरे प्रोग्राम के साथ इसको हम समझते हैं। जैसे मुझे एक फ़ाइल क्रिएट करनी है और एक्सटर्नल से मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक .css नाम की फ़ाइल बनाऊँगा। .css नाम की मैंने फ़ाइल बना ली। ठीक, .css मैंने उसका एक्सटेंशन दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें अपनी सारी फॉर्मेटिंग्स को लिख दूँगा। जैसे मैंने सेलेक्टर लेना है एक H1 सेलेक्टर मैंने लिया, कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कलर को डिफाइन कर दूँगा। कलर मुझे चाहिए ब्लू, सेमीकोलन से सेपरेट करूँगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखूँगा टेक्स्ट मुझे चाहिए सेंटर। टेक्स्ट मुझे अलाइन चाहिए सेंटर। अब फिर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को कर दूंगा क्लोज। ये मेरा एक सेलेक्टर डिफाइन हो गया। अब मान लीजिए मुझे और भी डिज़ाइनिंग करनी है, मुझे अपने पैराग्राफ को भी डिज़ाइन करनी है, तो मैं P लिया, अगला सेलेक्टर। इसके लिए भी मैं कुछ चेंज करूँगा। इसके लिए मैंने क्या किया, कलर मैंने पर्पल कर दिया। फिर मैंने सेमीकोलन से नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी। यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, तो मैंने क्या लिखा, फ़ॉन्ट साइज़ कोलन और 20px। अब फिर मैं इसको क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। ये मेरी एक फॉर्मेटिंग की फ़ाइल हो गई रेडी।
अब मुझे HTML फाइल बनाना है। अब मुझे HTML की एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। मैंने HTML की एक फ़ाइल बनाना है। अब कैसे लिंक करेंगे ये आप देखिए। ऊपर का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, HTML। फिर अब यहाँ से समझने वाली बात है, हेड टैग मैंने ओपन किया, मुझे टाइटल देना है तो मैं यहाँ टाइटल दे दूँगा, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। फिर इसी हेड टैग के अंदर मैं लूँगा लिंक और हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। यहाँ पे मैं टैग ओपन करूँगा, लिखूँगा लिंक, फिर यहाँ पे मैं रिलेशन डिफाइन करूँगा REL और इक्वल टू में स्टाइल शीट। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस यानी HREF। और HREF में मेरे फाइल का नाम था, मान लीजिए मैंने यहाँ पार्ट डिफाइन करना, मैंने लिखा माई फाइल डॉट CSS। उसके बाद मैंने एंगल ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक, अब हेड को कर देंगे क्लोज। उसके बाद मैं यहाँ से अपने बॉडी टैग को ओपन करूँगा और कंटेंट डालना शुरू करूँगा। यहाँ से मैंने बॉडी टैग ओपन किया। अब मुझे H1 में लिखना है वेलकम टू माय पेज। उसके बाद मुझे P में लिखना है डिस्क्रिप्शन या डिटेल अबाउट द पेज। मैंने लिखा एक्सटर्नल CSS। ठीक, अब मैं P को कर दूंगा क्लोज। अब मैंने P को क्लोज कर दिया। फिर मैं बॉडी टैग को क्लोज कर दूंगा और HTML को क्लोज कर दूंगा। हो गया हमारा एक्सटर्नल। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी? इसमें समझने वाली बात ये थी कि एक हमें फाइल एक्सटर्नल, हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली लिंक कर रहे हैं, इसीलिए हम इसका नाम क्या है, एक्सटर्नल CSS। पहले हम क्या करते थे, एक ही फाइल में हम फॉर्मेटिंग कर देते थे। अब हमें एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं .css एक्सटेंशन के साथ, और उसमें सेलेक्टर्स चूज़ करके प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू दे करके फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, स्टाइलिंग कर रहे हैं। यहाँ मैंने 2 सेलेक्टर लिया है, आप और भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम HTML की एक फ़ाइल बना रहे हैं और हेड टैग के अंदर हम इस तरीके से लिंक कर दे रहे हैं CSS से उसको। तो सारी जो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की है वो हमारी अप्लाई हो जाएगी, इस पे अप्लाई हो जाएगी। समझ गए? लिंक करने का तरीका एक बार फिर से देख लो। लिंक, फिर रिलेशन डिफाइन करेंगे, स्टाइल शीट, फिर HREF डिफाइन करेंगे, फाइल, और फिर क्लोज कर देंगे और एंगल ब्रैकेट बंद कर देंगे, हेड टैग को क्लोज कर देंगे। बस इतना सिंपल है। जब एडवांस लेवल पे प्रोफेशनल तरीके से हमें स्टाइलिंग करनी होती है तो हम एक्सटर्नल का यूज़ करते हैं। नॉर्मल छोटी सी स्टाइलिंग करनी है बहुत कम एलिमेंट्स के लिए, बहुत ही लो लेवल, तो हम इन लाइन का यूज़ कर देते हैं। समझ गए? अब आते हैं कुछ चीज़ें समझते हैं कि सेलेक्टर तो हमने समझ लिया। एक चीज़ होती है यूनिवर्सल सेलेक्टर, उसको समझते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर, और समझते हैं क्लास क्या होता है। क्लास और यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम समझते हैं। पहले समझते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर को। यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्टार से। ठीक, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर
आप पहले ध्यान दीजिए नेम पे, यूनिवर्सल सेलेक्टर, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी नेम से ही। अब जैसे आपने सुना होगा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्या होता है? वाटर। क्यों होता है? क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स को डिज़ोल्व करने के कैपेबल होता है, उससे ज़्यादा कोई भी लिक्विड और डिज़ोल्व नहीं कर सकता, तो हम उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर हम क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब भी हम इसका यूज़ करेंगे, इसके अंदर जितनी भी हम फॉर्मेटिंग लिखेंगे, अभी मैं आपको प्रोग्राम लिख के समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम जितनी भी फॉर्मेटिंग लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट के सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी, सारे के सारे एलिमेंट पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। जब आपको एक तरह का चेंज करना है, वन टाइप ऑफ चेंज पूरे एलिमेंट्स पे, एक तरह का चेंज आपको अप्लाई करना है पूरे एलिमेंट पे, तो आप यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे फिर से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, मैं इंटरनल के थ्रू इसको समझा रहा हूँ, एक्सटर्नल में भी यूज़ किया जा सकता है। अब देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एक सिंपल सा प्रोग्राम। HTML, फिर मैंने ओपन किया हेड टैग के ही अंदर, अगर आपको याद हो, रिकॉल करिए, हेड इंटरनल में हेड टैग के ही अंदर एक स्टाइल क्रिएट करते हैं हम। मैंने स्टाइल टैग को क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर लूँगा अपना यूनिवर्सल सेलेक्टर। जी मैंने स्टार बना दिया, ढंग का बन नहीं रहा है पर कोई बात नहीं। मैंने स्टार बनाया, ये स्टार है, यही वाला स्टार है। जैसे मैंने स्टार बना दिया, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने यूनिवर्सल सेलेक्टर ले लिया है। फिर मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग लिखना शुरू कर दूँगा। मैंने लिखा कलर, प्रॉपर्टी मैंने लिखा, वैल्यू बताऊँगा मैं ब्लू, मुझे ब्लू कलर चाहिए, मैंने लिख दिया। अब मैंने मान लो फ़ॉन्ट को डिफ़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फ़ॉन्ट फैमिली, तो फ़ॉन्ट टाइप हमारा डिफ़ाइन हो जाएगा। यहाँ कोलन लगाऊंगा मैं, ऊपर सेमी कोलन लगेगा। हर एक प्रॉपर्टी के बाद जब आप दूसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो सेमी कोलन का यूज़ करेंगे, और प्रॉपर्टी की वैल्यू जब देनी होगी तो कोलन का यूज़ करेंगे। ठीक, मैंने लिख दिया एरियल। अब मैंने कर दिया कर्ली ब्रैकेट को क्लोज। कर्ली ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद मैं स्टाइल को क्लोज करूँगा, हेड को क्लोज करूँगा, उसके बाद मैं बॉडी टैग ओपन करूँगा और H1 ओपन करूँगा। माई पेज मैंने लिख दिया H1 पे, H1 को मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने पैराग्राफ P टैग ओपन कर लिया। अब इसमें मैंने लिख दिया दिस इज़ ऑल माई कंटेंट। मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। बॉडी टैग को मैंने क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। अब आप देखें मैंने यहाँ पे क्या H1 सेलेक्टर लिया है? नहीं। क्या मैंने P सेलेक्टर लिया? नहीं। लेकिन जो फॉर्म, हाँ, तो मैंने ना H1 सेलेक्टर लिया ना मैंने P सेलेक्टर लिया, पर ये जो फॉर्मेटिंग्स हैं वो सारी अप्लाई हो जाएंगी इस एलिमेंट पे भी और P के भी एलिमेंट पे। समझ में आ गया? ऐसे ही हम और भी सारे जो भी एलिमेंट यहाँ पे लेते जाएंगे। मान लीजिए मैंने H1 के बाद H2 ले लिया, उसके बाद मैंने P लिखा, तो वो H2 पे भी अप्लाई होगा, H1 पे भी अप्लाई होगा और P पे भी अप्लाई होगा। तो मीन्स
जो भी चीज़ हम इसके अंदर लिखते चले जाएंगे, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट हम डालते चले जाएंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू वो सारे डिज़ाइन होते चले जाएंगे। समझ में आ गया? यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या कर रहा है, एक सेलेक्टर है, उसके अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू डाल रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टी वैल्यू सारे के सारे एलिमेंट पे अप्लाई हो जा रही है। सबके लिए हमें अलग अलग सेलेक्टर यूज नहीं करना है। अगर हमें एक ही तरह की फॉर्मेटिंग रखनी है तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और वो सारी के सारे एलिमेंट पे एक ही तरह की स्टाइलिंग कर देगा। समझ गए? अब आते हैं क्लास। क्लास क्या है? क्लास सेलेक्टर क्या है? पहली चीज़, जो क्लास है उसे हम डॉट, ऐसे डॉट से इंडिकेट करते हैं। ठीक, जैसे वहाँ उधर हमने स्टार लगाया था तो यूनिवर्सल हो गया था, यहाँ हम डॉट लगाएंगे तो क्लास बन जाएगा। अब क्लास सेलेक्टर क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक जिन्हें जिन्हें आपको एक तरह की डिज़ाइन देनी है, जिन्हें जिन्हें आपको एक तरह की डिज़ाइन देनी है, वो आप क्लास के थ्रू उन्हें उन्हें सिर्फ चूज़ कर करके दे सकते हैं वो डिज़ाइन। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो अभी जब मैं आपको प्रोग्राम लिख के बताऊंगा तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे सिंपल ऐसे समझ लो, आपके पास कई एलिमेंट है ना, यहाँ पे ही आपके पास 2 एलिमेंट थे, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लो 3 एलिमेंट हैं आपके पास। एक H1 है, एक मैंने H2 लिया, फिर मैंने P लिया। अब मुझे क्या करना है, यूनिवर्सल अगर मैं लगा देता तो इन सब पे एक स्टाइलिंग हो जाती, राइट? पर मुझे क्या करना है, H1 और H2 को सेम रखना है और P को अलग रखना है। मीन्स इन दोनों पे हमें सेम फॉर्मेटिंग करनी है, इसको नहीं करनी है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास का यूज़ करूँगा। जो जो उस क्लास के अंडर आएंगे, जो जो उस क्लास के अंडर आएंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे, जो जो उस क्लास के अंडर आएंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे, और जो उस क्लास के बाहर रहेंगे उन पे वो चीज़ें अप्लाई नहीं होंगी। समझ में आ गया? जैसे एक रियल लाइफ सिंपल एग्जांपल से समझिए। जैसे आपके ज्योग्राफी के टीचर ने कहा कि क्लास 10th के सारे स्टूडेंट मैप लेकर के क्लास में आएंगे, क्लास 10th के सारे स्टूडेंट मैप लेकर के क्लास में आएंगे। तो जो जो क्लास 10th का होगा उसके पास मैप होगा, मैप आ जाएगा, राइट? लेकिन क्लास 9th और 11th वाले, उनके पास नहीं होगा। मीन्स स्पेसिफिक कुछ लोगों को मैप के साथ बुलाया गया है। समझ में आया? तो स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट पे जब हम सेम डिज़ाइन लगाते हैं तो हम क्लास का यूज़ करते हैं। अब इसको प्रोग्राम से समझते हैं। सिंपल है। जैसे मैंने यहाँ लिखा HTML, फिर मैंने हेड ओपन किया, हेड के अंदर मैंने क्या लिखा, स्टाइल टैग। फिर मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे मुझे क्लास बनाना है। क्लास कैसे बनेगा? क्लास ऐसे बनेगा, मैंने यहाँ डॉट लिखा। अब मैं जो क्लास सेलेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने क्लास सेलेक्टर को नाम दे रहा हूँ हेडिंग। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, स्पेशल दे सकते हैं, ABCD, कुछ भी XYZ, कुछ भी जो आपका मन करे दे सकते हैं। मैंने हेडिंग नेम दिया। अब मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लूँगा। इसमें मैं इस को फॉर्मेट करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होंगी, प्रॉपर्टीज़, वो मेंशन करूँगा। मैंने कलर लिख लिया, मुझे कलर ब्लू चाहिए। फिर मैंने सेमीकोलन से यहाँ पे, और फिर मैंने लिखा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कर्ली ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज। अब मैंने स्टाइल को भी कर दिया क्लोज और हेड को भी कर दिया क्लोज।
फिर मैंने बॉडी टैग को ओपन किया। अब मुझे अपना कंटेंट देना है, यहाँ से मैं अपने कंटेंट को लिखना शुरू करूँगा। अब मैंने लिखा सबसे पहले H1 में मैंने लिखा हेडिंग में, H1 में मैंने लिखा क्लास सेलेक्टर। ये मेरी H1 हो गई। H1 को मैंने कर दिया क्लोज। फिर मैंने H2 लिखा, H2 में मैंने लिखा एग्जाम्पल। फिर मैंने H2 को क्लोज कर दिया। अब फिर मैंने पैराग्राफ के लिए पी टैग ओपन किया। अब यहाँ पे मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, सो दिस वाज रिलेटेड एग्जाम्पल ऑफ क्लास। मैंने बंद कर दिया इसे। फिर मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML को क्लोज कर दिया। अब क्या होगा अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग क्लास बनाया, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया, मैंने यहाँ पे कहीं भी कुछ डिफाइन नहीं किया। तो क्या कोई चेंज आएगा? कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हेडिंग का यहाँ पे क्लास तो बना लिया, पर इस क्लास को कौन कौन यूज़ करेगा ये मैंने डिफाइन ही नहीं किया। तो जब आप अब इस क्लास को आप जहाँ जहाँ डिफाइन कर देंगे उस पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने H1 और P में ये चीज़ें डिफाइन की, H1 और P में मैंने हेडिंग को पुट कर दिया, हेडिंग को क्लास को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो H1 और P की स्टाइलिंग इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। H1 और H2 में मैं कर दूंगा तो H1 H2 की हो जाएगी, P की नहीं होगी। समझ में आया? करके फिर देखते हैं इसको करेंगे कैसे। मान लो मुझे H1 और H2 में करना है, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, H1 लिखने के बाद मैं यहीं पे लिखूँगा क्लास, और फिर यहाँ पे लिखूँगा अपने क्लास का नाम, मैंने क्या डाला था, हेडिंग, तो मैं यहाँ लिखूँगा हेडिंग। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा मैं दूँगा। फिर मैंने जो भी हेडिंग डालनी है यहाँ मैंने लिख दिया क्लास सेलेक्टर, और फिर मैंने H1 को कर दिया क्लोज। हो गया। अब H2 में भी यही चीज़ मुझे करनी है। H2 में भी मैं लिखूँगा क्लास, फिर यही चीज़ मैं लिखूँगा हेडिंग, और फिर H2 में मेरी जो भी हेडिंग होगी, मान लीजिए मैंने H2 में हेडिंग दी एग्जाम्पल, और फिर मैंने H2 क्लोज कर दिया। अब क्या होगा, अब आप देखिए मैंने क्लास को कहाँ कहाँ डिफाइन किया, H1 और H2 में। क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने स्टाइल कर ली, और H1 और H2 में मैंने उसे डिक्लेयर कर दिया। तो H1 और H2 की जो स्टाइलिंग होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, और P पे नहीं होगा। समझ में आ गया? मीन्स कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइनमेंट किस पे अप्लाई होगा, H1 और H2 हेडिंग पे। H1 और H2 हेडिंग जो होगी वो ब्लू कलर में होगी, और उनके टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में होगी। समझ में आ गया? P पे नहीं होगा। ये होता है क्लास। और अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल यूज़ किया होता, मीन्स अगर मैं ये कुछ ना लिखता, सिर्फ डायरेक्ट स्टार लगा देता, तो कलर ब्लू और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर इन तीनों एलिमेंट पे अप्लाई हो जाता। समझ में आ गया? तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये सेलेक्टर्स, क्लास, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक चीज़ होती है आईडी, ठीक। आईडी क्या होती है, सेम चीज़ है, पर हम उसे एक ही बार अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और हम क्लास को जितनी क्लास हम चाहें उतने क्लास हम क्रिएट कर सकते हैं, और उनको उतनी बार यूज़ कर सकते हैं। समझ गया? मैं आ गया होगा, आई होप।
तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वरना ये चीज़ें भूल भी जाएंगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।